हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज के लेक्चर में। आज हम देखेंगे कि साइंस का कॉमन क्या कहता है, कि कॉमन साइंस में कम से कम कितना नॉलेज होना चाहिए। सबसे लोअर, सबसे निचले स्तर पर भी कोई भी क्लास हो उतना नॉलेज होना चाहिए। तो आज देखेंगे पीआरटी एंड टीजीटी टीचर जो न्यू रिलीज किया गया है। तो आज का टॉपिक है सेल। व्हाट इज द सेल? सेल क्या है? सेल बॉडी यूनिट है, बॉडी का यूनिट, शरीर का क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई सेल कहा जाता है। सेल दो टाइप का होता है, क्या क्या? प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, यूकैरियोटिक सेल क्या है, देखेंगे हम लोग। प्रोकैरियोटिक सेल जिसमें केंद्रक झिल्ली प्रेजेंट नहीं हो, यानी कि अब्सेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब्सेंट है और इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। समझ में आया? सेल का डिस्कवर किसने किया? फर्स्ट डिस्कवर किसने किया? रॉबर्ट हुक। कब? 1665 ईस्वी। उसके बाद लिविंग सेल का डिस्कवर किसने किया? एंटोन वन लुवेनहॉक। समझ में आया? फर्स्ट सेल का, ये डेथ सेल का डिस्कवर किया था। डेथ सेल का डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। कब? 1665 ईस्वी में। लिविंग सेल मतलब कि जिंदा सेल का डिस्कवर किसने किया था? एंटन वन लीवेनहॉक ने। अब देखेंगे हम लोग कि सेल का स्ट्रक्चर कैसे होता है। सेल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर एनिमल का, एनिमल मतलब जंतु का सेल स्ट्रक्चर कैसे होता है। सबसे बाहर तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड देन इसके बाद यहाँ न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से घिरा रहता है। यहाँ साइटोप्लाज्म भरा रहता है। इसके अंदर ही बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मौजूद रहता है। उन ऑर्गेनिज्म का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम एंड देन और भी होते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। यह माइटोकॉन्ड्रिया का माइटोकॉन्ड्रिया एंड यहाँ गोल जैसे रहते हैं लाइसोसोम।
एंड यहाँ उपस्थित रहते हैं राइबोसोम। ये हुआ साइटोप्लाज्म, मतलब कोशिका द्रव्य, और यहाँ पर केंद्रक द्रव्य पाया जाता है। और इसमें रहता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ से ऐसे ऐसे केंद्रक में एंड ऐसे केंद्रक में, यहाँ पर राइबोसोम उपस्थित रहते हैं इसके ऊपर। एंड दूसरा साइड में रहता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पर राइबोसोम उपस्थित नहीं रहते हैं। यहाँ पर राइबोसोम उपस्थित रहते हैं, इसलिए इसे कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसमें राइबोसोम उपस्थित नहीं रहते हैं, इसलिए इसे कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देन प्रोकैरियोटिक कोशिका एंड यूकैरियोटिक कोशिका हम बताए, दो तरह के कोशिका होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जिसमें केंद्रक झिल्ली उपस्थित नहीं रहते हैं, उसमें क्रोमोसोम एंड डीएनए ये सब व्यवस्थित नहीं रहते हैं। और यूकैरियोटिक कोशिका में क्रोमोसोम उपस्थित रहते हैं, केंद्रक झिल्ली उपस्थित रहते हैं, उसमें डीएनए भी मौजूद होता है, इसलिए उसे यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। जैसे कि हम लोग मनुष्य में भी यूकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है। तो एंड जितना भी एनिमल है सभी में होते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। एंड मल्टी सेलुलर, ये मतलब कि मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय जीव है। और प्रोकैरियोटिक होते हैं फिर यूनिसेलुलर होते हैं, जैसे कि अमीबा। इसका स्ट्रक्चर स्थिर नहीं रहते हैं, ये किसी भी तरह मुड़ जाते हैं। एक ही केंद्रक है, मतलब एक ही कोशिका का बना होता है, एक कोशिकीय जीव यूनिसेलुलर अमीबा। ये इसी के अंदर केंद्रक हो गया, इसी से भोजन करेगा, इसी से डाइजेस्टिव सिस्टम, इसी में सब कुछ इसी में एक ही कोशिका के अंदर रहता है अमीबा में, यूनिसेलुलर। एंड मल्टी सेलुलर जिसमें बहुत सारा कोशिका होते हैं, जैसे हम लोग में मिलियंस कोशिकाएं पाया जाता है। कोशिका डिवाइडेड करते हैं, ये अगले लेक्चर में देंगे कि कोशिका कैसे डिवाइड करते हैं, उसमें कैसे वर्किंग होता है, सब बताएंगे। मल्टी सेलुलर एग्जाम्पल ह्यूमन, काव, डॉग एंड बहुत सारे होते हैं। और यूनिसेलुलर में भी बहुत सारे होते हैं, पैरामेशियम। मेन बात है सेल, कोशिका को तो हम बोल दे संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होते हैं, क्योंकि ये नहीं रहेगा तो मनुष्य जीवित ही नहीं रहेगा, क्योंकि इसी से पाचन होते हैं, रेशन सिस्टम इसी से होते हैं। कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं, उसी में जाकर ग्लूकोज जाते हैं और उसमें पाचन होकर ऑक्सीजन पहुंचते हैं, वहाँ ऑक्सीजन पहुंचकर उसमें फिर डाइजेस्टिव होते 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 वहां पर एटीपी का निर्माण होता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या पावर हाउस कहते हैं। ये आगे हम लोग देखेंगे एक एक स्टेप बाय स्टेप करके। तो आज हम लोग सेल के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो सेल, तो लार्जेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल एंड लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल, नर्व्स सेल, मतलब न्यूरॉन जो मस्तिष्क पर पाया जाता है। और लॉन्गेस्ट सेल एग ऑफ ऑस्ट्रिच, मतलब शुतुरमुर्ग का अंडा। ये एक कोशिका है, लेकिन ये सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा कोशिका का नाम शुतुरमुर्ग का अंडा, और सबसे लंबा कोशिका का नाम क्या, न्यूरॉन सेल, मतलब तंत्रिका कोशिका। एंड सबसे स्मॉल, स्मॉल सेल
माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका। एंड सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? सबसे बड़ी एग ऑफ ऑस्ट्रिच। और सबसे लंबा नर्व सिस्टम, मतलब नर्व सेल। एंड सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा। देखिए कोशिका का महत्व कितना है। कोशिका कोशिका डिवाइड करते 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 एक जीव का निर्माण कर देते हैं। कोशिका, यदि कोशिका को हानि पहुंच गया तो क्या होगा? यदि कोशिका ही नहीं रहता तो क्या हुआ? कोशिका है ही रहता ही नहीं तो क्या होता? सोच सकते हैं। कोशिका में ही जितना भी अंग है, कोशिका अंग सभी वो अपना वर्क करते कर करके, सबका अलग अलग काम होता है। सब कोई काम करके तभी हम लोग को बॉडी चलाते हैं। जैसे कि अभी हमारा हाथ चल रहा है, हमारा हाथ पर अभी एनर्जी है, तो एनर्जी कहाँ से आया? कोशिका ने एनर्जी को रिलीज किया। हम बोल रहे हैं, ये एनर्जी कहाँ से आया? कोशिका ने ही यहाँ पर ज्यादातर अभी एनर्जी मुंह पर दे रहा है और हाथ पर दे रहा है। यदि कहीं पर जा रहे हैं, दौड़ रहा है कोई, तो उसका एनर्जी कहाँ पर सबसे अधिक होगा? पैर पर होगा, ताकि वो ज्यादा दौड़ सके। हाँ, तो कोशिका का ही एक काम होता है। यदि कोशिका यदि ये काम नहीं करता तो फिर हम लोग जैसे जी रहे हैं जीवन, ऐसे नहीं कर पाते थे। एंड कोशिका को खोज जब किया तो उसके बाद यही सब हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, तो जान रहे हैं कि हाँ कोशिका का ऐसे करके खोज हुआ। पहले तो किसी को पता नहीं था कि कोशिका कैसे है, क्या करते हैं। एंड जितना भी साइंटिस्ट है उन्हें डिस्कवर किया, तो आज हम लोग जान पाए कि कोशिका के अंदर भी कोई चीज होते हैं जो वर्क करके हम कोशिका से मिलकर टिश्यू। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेल। सेल से मिलकर क्या बनता है? टिश्यू। टिश्यू से मिलकर क्या बनते हैं? ऑर्गन। एंड ऑर्गन से मिलकर क्या बनते हैं? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। अभी ऑर्गन सिस्टम को देख रहे हैं हम लोग क्या? एक तरफ हाथ, पैर, सिर, आंख, नाक, कान, सब कोई देख पा रहे हैं हम लोग। हाँ, ऐसे करके काम होते 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 एक आकार दिया है। सबका आकार, कोई छोटा है, कोई लंबा है। जो लंबा बहुत है, कोशिका डिवाइड करते 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 बहुत लंबा हो गए। एंड जो सबसे नाटा है, वो उसका कोशिका डिवाइड नहीं किया तो वो नाटा हो गया। अब उसको देखेंगे तो सब कोई बोलेंगे कि नहीं, इसका कैसे हो गया, छोटा है, कितना छोटा है, ऐसे बोलेंगे ना। तो उसका तो प्रॉब्लम है कि कोशिका उसका डिवाइड नहीं किया। उसका और भी जेनेटिक्स का प्रॉब्लम है, वो आगे पढ़ेंगे हम लोग। आज सेल के बेसिक जानकारी ले लेते हैं कि सेल है क्या। साइंस का सबसे स्मॉलेस्ट पॉइंट समझ में आता है ना? सबसे स्मॉलेस्ट पॉइंट। सेल को यदि नहीं जानेंगे तो फिर आगे हम लोग समझ नहीं पाएंगे कि क्या है नहीं है। तो सेल, तो जेनेटिक्स के बारे में आगे हम देंगे वीडियो। एंड डीएनए कैसे काम करते हैं, क्रोमोसोम उसमें कैसे विस्तारित रहता है, उसमें क्रोमोसोम कैसे उसमें स्थित रहते हैं, उसका वर्क क्या होता है, उसमें क्या क्या हार्मोन रिलीज होता है, ये सब जानकारी हम लेंगे। ये याद करके रखना है कि सेल से मिलकर टिश्यू से मिलकर ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम मिलाकर एक बॉडी का निर्माण होता है। समझ में आता है ना? सब कोई आदमी है, सबका हाथ है, मुंह है, सब है, लेकिन कोई जानता है कि ये कैसे हुआ? नहीं जानता है। जो स्टडी करता है, जो आगे जाता है, वही जान पाता है कि ये हमारा जीवन है क्या। समझ में आता है ना? ये जीवन अनमोल है, जानते हो? ये जीवन अनमोल है। ये पाने के लिए देवता भी क्या तरसते हैं कि हम लोग मनुष्य जीवन में जाएं। हम लोग मनुष्य के बारे में स्टडी कर रहे हैं। समझ में आता है ना? हाँ,
कि मनुष्य है क्या। अब धीरे 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 करके हम लोग क्या, मनुष्य एंड जितना भी प्लांट, जितना भी जीव है, बायोलॉजी मतलब क्या, जितना सारा जीव है, बायो मतलब जीव जंतु, लॉजी मतलब अध्ययन, स्टडी। हाँ, जीवों की स्टडी मतलब लिविंग ऑर्गन की स्टडी। समझ में आता है ना? ओके। एंड जितना भी हम यहाँ पर अभी आज पढ़ाए, उसको अपना कॉपी में लिख कर, उसके बाद पढ़कर, यदि उसका याद हो गया तुरंत, मतलब क्या, एक बार पढ़े हैं, इतना बड़ा एग्जाम देंगे, पीआरटी एंड टीजीटी, समझ में आता है ना? तो ये सब हो जाना चाहिए। ये बेसिक था साइंस का। एंड सेल था, इसके आगे हम लोग देंगे कि सेल के पार्ट के बारे में, वो कैसे वर्क करते हैं, उसका महत्व क्या होता है सेल में, एंड कैसे पाचन होता है, कैसे श्वसन करते हैं हम लोग, सब धीरे 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 करके वीडियो आते रहेंगे। आप लोग बने रहिए हमारे चैनल पर, ताकि धीरे धीरे करके एंड सप्ताह के एंड में आप लोगों के एमसीक्यू वाइज टेस्ट लेंगे। देन देखते हैं कौन कितना सकता है। सेल आज पढ़ाए, उसके बाद फिर वीडियो देंगे, उसके बाद ही वीक के एंड में ही टेस्ट लेंगे। ठीक है ना? समझ में आता है? जितना ही पढ़ाए समझ में आया ना? ठीक है, थैंक यू। आप सभी तो जान गए कि सेल क्या होता है। उसके बाद जेनेटिक्स के बारे में बताएंगे। आज बेसिकली बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए जेनेटिक्स के ओवरव्यू थोड़ा सा बता देते हैं कि माता पिता के गुण बच्चों में आ जाते हैं, देन जेनेटिक्स कहलाते हैं। तो जेनेटिक्स अनुवांशिकी कि माता पिता के गुण बच्चों में आते हैं। तो बच्चा किसी के माता के जैसा होता है, कोई बच्चा पिता के जैसा होता है, किसी का नाक, कान एंड हेयर सब मिलता जुलता रहता है, लेकिन मम्मी पापा के अगर राइट एकदम उसी के जैसा नहीं दिखते हैं, लेकिन उसके जैसा मिलता जुलता, लाइक शेप। एंड तो जेनेटिक्स के बाद हम एक बात बोल रहे हैं कि जेनेटिक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि छात्र जीवन है हम लोग के। अभी तो स्टूडेंट जीवन में क्या 5 लक्षण होते हैं स्टूडेंट का, एंड जेनेटिक्स यहाँ पर रोल करता है। किसी किसी विद्यार्थी को बोलिए कि ये करो, लेकिन वो नहीं करेगा, जितना भी बोलो नहीं करेगा। जब तक, देखिए एक बात हम इंपॉर्टेंट है बोल देते हैं कि स्टूडेंट है, स्टूडेंट को छात्र मतलब क्या 15-16 इयर्स का होगा स्टूडेंट, तो उसको कैसे, यदि कोई बिगड़ जाता है स्टूडेंट, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो उसको पढ़ाई में कैसे लाए, तो उसका क्या जेनेटिक्स का रूल यहाँ पर रहता है। कैसे कि उसके गुण आ जाते हैं माता पिता के।